हाँ जी अक्षित जी, आपको लिंक इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो आप लोग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, वो उनके लिए है, क्योंकि आपका सिलेबस तो हम 15 फरवरी तक एनी हाउ कंप्लीट करवा ही देंगे, जो हम लोगों ने डेट डिसाइड की हुई है। और सुना है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो भी शायद लास्ट फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 25 या 26, है ना मैम 27। तो तब तक तो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, अच्छी बात है जी, अगर आपकी क्लास नहीं है और आप ले रहे बट बायो के तो स्टूडेंट हो ना। चलो, तो आज से फिर हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। ठीक है, चलो जी, बिफोर हम क्लास को स्टार्ट करें तो आप ही पहले मुझे बताइए कि हमारी बॉडी में जो, भूल गए मैम मी सनी, नहीं जी सनी जी कैसे भूल सकते हैं आप लोगों को। वही है कि अभी क्या है ना, थोड़ा सा पोजीशन चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ, मतलब कि अभी तक मेरा जो फोन था ना वो यहाँ रहता था, तो सबके कमेंट्स वगैरह मैं तुरंत तुरंत देख ले रही थी, बट अब क्या हो गया ना, थोड़ी सी पोजीशन चेंज हुई है मेरी, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से शायद मैं मैसेजेस नहीं देख पाई, वरना मैं भूली किसी को नहीं, और आपका तो डीपी भी वही है पुराना। चलो जी, हम लोगों ने पढ़ना है क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, क्या वेस्ट कह लो एक तरीके से, जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, उनके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, 3 बेसिस में कैटेगराइज किया है। हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, 3 उसमें कैटेगराइज किया है। कौन कौन से हैं, अमोनिटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, एमोनोटेलिक बिल्कुल सही, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, कोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। हेलो दीपक जी, बहुत दिनों बाद दिखे आप, इनफैक्ट मैं बहुत दिनों बाद दिखी आप लोगों को शायद। चलो जी, अमोनोटेलिक का मतलब क्या हुआ, कौन से ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी बिल्कुल सही, एक्सक्रीशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 19 आपका इसका, और होपफुली इस वीक में कंप्लीट भी हो जाएगा। प्रॉब्लम ये हो जाता मैम तो अमोनिया को है एज क्लास के एक्सक्रीटरी चक्कर में हो रहा है। प्रोडक्ट रिलीज करता है। सनी जी, ये चैप्टर कब हुआ भाई, सुबह वाले बैच का मत देखो, कि जो सुबह मैंने क्लास में कराया, क्योंकि वो तो आपकी परमानेंट वाली क्लास थी। अभी जो क्लास चल रही है ना, ये चल रही है G16 की। ठीक है, मैम सुबह का नहीं होगा इस क्लास में। क्या नहीं होगा, सुबह वाला होगा, जी पूरा वही है, यस मैम। डोंट वरी। स्टार्टिंग में सुबह बस मैंने थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल में ना कुछ एक बस एक्स्ट्रा चीजें करवाई थी, उसके अलावा हमने चैप्टर यहीं से स्टार्ट किया था। चलो चलो बताओ, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन सी चीजों को एक्सक्रीट करते हैं, इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या चीज, किसका अमाउंट ज्यादा होता है, मैम वाटर का। अमोनिया का। वाटर का भी तो सबसे ज्यादा निकालते हैं। हाँ जी वो बात ठीक है, बट जो इनका नाम किस बेसिस पे पड़ा है, अमोनिया की बेसिस पे। यूरिकोटेलिक हमारा यूरिक एसिड को, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को, और यूरियोटेलिक हमारा क्या है, यूरिया मैम। यूरिया को रिलीज करता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से एनिमल्स हैं, या कह लो कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो इनको रिलीज करते हैं। गुड इवनिंग प्रेरणा जी, बहुत टाइम बाद दिखी आप। एमोनोटेलिक की एग्जांपल कौन से में आते हैं, तो ज्यादातर पैरामीशियम लाइक अमोइबा। बर्ड्स होते हैं। चलो जी, हम एक काम करते हैं, इस चीज को, सीक्रेट को हटा देते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिखा देते हैं। अच्छा पहले एक चीज बस बता दो कि इनमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, मोस्ट टॉक्सिक, मैम अमोनिया। अमोनिया और लीस्ट, मैम यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लीस्ट। मैम ग्वेनाइन भी तो होता है एक। क्या चीज, ग्वेनाइन भी तो होता है मैम एक, जो एक्सक्रीटरी ग्रेनाइन, प्रोडक्ट। यस मैम, ग्वेनाइन जो मैम स्पाइडर इंसेक्ट्स निकालते हैं, जो लाइक स्पाइडर्स, ये मकड़ी का ये जाला। ये देखो, जितने और भी एक्स्ट्रा वाले हैं ना, वो आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं मैंने। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा यूरियोटेलिक के बारे में, जो कि यूरिया सेक्रेट करते हैं, मैमल्स, एम्फीबियंस। ठीक है, इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं हमारे एमोनोटेलिक, जिसमें कौन, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया को करते हैं, मोस्टली इसमें फिशेस, बोनी फिशेस और हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा यूरिकोटेलिक, जिसमें हमारे कौन आते हैं ऑर्गेनिजम्स, जो यूरिक एसिड को करते हैं रिलीज, और उसमें आते हैं हमारे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। फिर होता है हमारा क्या, कुछ और ऑर्गेनिजम्स और उनके स्पेशल क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, ये रहे हमारे ऑर्गेनिजम्स।
अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, ठीक है, तो इंसेक्ट्स में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है? मालपीजियन ट्यूब, ग्रीन ग्रीन हाँ जी अदनान, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमरुलस से मालपीजियन बनता था ना? क्या समझी नहीं मैं आपकी बात? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमरुलस से मालपीजियन बॉडी बनती थी, उससे ये एक्सक्रीट कर रहा है। कहीं जाना है आपको सनी? नहीं तो नहीं ना, तो रहो क्लास में, सब समझ में आएगा। नहीं मैम, इसमें लिखा है ना मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, हाँ इसका जी, मतलब उसी से कर रहा है। हाँ जी, जो हमारे क्या बोलते हैं, ये आपने बोला बोमेन्स कैप्सूल, और उसके अंदर ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर फिल्ड रहते हैं, ये ऐसा होता है हमारा कुछ करके बोमेन्स कैप्सूल, और इसके अंदर हमारे ग्लोमेरुलस जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं, ठीक है, इससे मिलके ये हमारे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, थोड़ा सा टाइम दो, अभी जस्ट चैप्टर जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है जी। चलो जी, इंसेक्ट्स में हमारे कौन से मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन प्रॉन्स में कितने बच्चे हैं? तो ये देख लो, ग्रीन ग्लैंड्स। नॉट बैड, 27 भी ठीक ठीक है। हम ग्रीन ग्लैंड को एंटेनल ग्लैंड भी कहते हैं ना? अदनान थी, मुझे ऑनेस्टली इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट अभी के लिए आप बस ये सीख लो कि प्रॉन्स में हमारे ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है अर्थवॉर्म, उसमें हमारा प्रेजेंट होता है नेफ्रीडिया, हाइड्रा में सिलेंट्रा, मीवा में हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और स्पॉन्जेस में हमारे प्रेजेंट होते हैं कैनाल सिस्टम, ठीक है। चलो जी, फिर आता है हमारा क्या, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो किडनी को हमारे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आते हैं हमारा हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, और आता है हमारा हार्ट, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि हमारी किडनी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। बिकॉज वो जो आप पढ़ोगे ना, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब क्या है, उनकी ऑर्गन्स है। हाँ जी, और ये पूरे के पूरे किडनी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं पार्ट्स, ठीक है। चलो जी, अब एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड आप पढ़ोगे ना इस चैप्टर के जब तक अंत में, वो पढ़ोगे नमस्ते मैम। ऑक्सीरेगुलेशन के बारे में। नमस्ते दीपक जी, आप हमेशा क्लास में लेट ही ज्वाइन करते हैं। चलिए जी, एक थोड़ी सी समरी लेके चल रहे थे हम लोग, तो फिर हम लोग उसी को अभी भी कंटिन्यू करेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से, मैंने पहले क्या बताया आपको, पार्ट्स, ठीक है, पूरे ओवरऑल पार्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और हमारा यूरेथ्रा। सनी जी, यहाँ पे पर्सनल बातें नहीं चलने वाली हैं, ठीक है। आपके पास नंबर होगा ना अपने दोस्त का, तो वहां पे बातें करना आराम से, और अभी पूरी क्लास को क्यों बताना। चलो, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक पेयर यूरेटर का प्रेजेंट होता है, साथ में हमारे यूरिनरी ब्लैडर और हमारा यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है आपको पता है, ये बहुत ही बेसिक सा है कि किडनी प्रेजेंट है, यूरेटस प्रेजेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन। क्या कहते हैं नेफ्रॉन को? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। बिल्कुल सही, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, वो हमारा नेफ्रॉन है। 3 सेंटीमीटर में बस ये फैला होता है, पूरा एक नेटवर्क ऑफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। अभी आज की क्लास में आप पढ़ोगे। नेफ्रॉन के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पिकल्स एंड हमारा रीनल टिब्यूल, ठीक है। फिर आता है हमारा नेफ्रॉन के टाइप्स। ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, अलग है बिल्कुल। क्या है ये कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स में हमारे, दीपांशु जी पानी से काम चला रहे हैं फिलहाल तो अभी हम, ठीक है। क्या है, नेफ्रॉन में हमारे पार्ट्स कौन से हैं, रीनल कॉर्पिकल्स एंड रीनल टिब्यूल, और टाइप्स कौन से हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेड्युलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अब देखो जी कहानी क्या चल रही है। आपको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये, और इसमें क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल और हाइलम, इन सब के बारे में भी आज की क्लास में, आप जब तक क्लास एंड होगी आप इसकी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो जी, हमारे यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, कहानी ये चल रही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसका एलिमिनेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, राइट। आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सा, वाटर, CO2। अच्छा ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। मनीषा जी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी में कोई रोल है? नो मैम। बट हम जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कर रहे हैं, या जिसको हमने क्या सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था, राइट, यस। जब हम कर रहे थे तो उसका एक्चुअली किसी ने ना अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो सो दैट एक बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि वो मुझे भी सुनाई पड़ रहा है।
मैम आप सबके माइक बंद कर दो। अरे नहीं यार, टाइम लगता है। हाँ, अभी क्लास की स्ट्रेंथ ठीक रहती है, इतनी मैनेज हो जाती है, इसलिए मैंने ओपन रखा है। प्लीज अपने आप को सबके सब अनम्यूट करके बैठो, सॉरी म्यूट करके बैठो। जब जरूरत हो तब अपने आप को अनम्यूट करना, ठीक है। क्या कह रहा है ये? सेलुलर रेस्पिरेशन जब हमने पढ़ा था, हमको बेसिकली क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है एटीपी, और कहीं ना कहीं हम वाटर को भी यूटिलाइज कर लेते हैं, राइट। बट हमारे पास किसका काम नहीं है? वो है CO2। CO2। बट हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हर एक सेल में ये जो काम है हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हर एक सेल में क्या है? CO2 का प्रोडक्शन भी हो रहा होगा। अब CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो साथ साथ में CO2 को क्या करना है हमको? रिलीज। अभी है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए वेस्ट वेस्ट, प्रोडक्ट। कोई काम नहीं है इसका हमारे पास। चलो जी, आगे क्या कहानी आ जाती है हमारी? आगे आ जाता है हमारा इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन, जितना मैंने अभी आपको दिया वो भी एक मोटा मोटी समरी थी। हाँ जी होमा, बताइए। सैम की बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही। अब फिर भाई तुम लोग मुझे मत कहना कि मैम आपने बंद कर दिया। नो मैम, बंद मत। अब कुछ नहीं हो सकता जी, ठीक है। अब आप लोग को अगर लिखना हो ना, तो आप मुझे क्या करना, एच हेलो लिख देना, बस उसी से मैं समझ जाऊंगी कि आपको अनम्यूट करना है, ठीक है। चलो जी, अभी वैसे भी आपका कोई काम नहीं है तो मुझे ही बोलने दो। क्या है यहाँ पे? अब हम लोग को क्या जनरल चीजें पढ़नी है थोड़ा थोड़ा सा, और साथ में मैं आपको क्या है थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगी, सो दैट आप नेक्स्ट क्लास में अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करो। क्या है हमने यहाँ पे पढ़ना है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का तरीका। अब क्या बॉडी वेस्ट सिर्फ हमारा एक यूरिन ही है जो वेस्ट प्रोडक्ट है? नहीं जी, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे अभी जस्ट हमने एक पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है हमारी बॉडी के लिए? एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है, ठीक है। चलो जी, क्या कह रहा है ये कि इट इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बनते हैं उसको एलिमिनेट करने का तरीका फ्रॉम एनिमल बॉडी टू रेगुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ताकि हम क्या कर सके? बॉडी फ्लूइड्स के कॉम्पोजिशन को रेगुलेट कर सके। जितना अमाउंट और जो सा अमाउंट हमारे को जरूरत है बस वही हमारी बॉडी में रहे, बाकी सबको क्या करना है? हमें निकालना है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या है? हमारा एक्सक्रीशन, ठीक है। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं हमारे? अभी जस्ट नहीं जी, सैम जी लीव नहीं कर सकते आप क्लास, बैन है लीव करना, ठीक है। आप आंसर्स देना साथ साथ में, जब मैं आपसे जो जो पूछते जाऊं फिर देखूंगी आपको कितना पता है। चलो फिर क्या है कि इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में कौन कौन से आते हैं हमारे? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे आयंस। कौन कौन से आयंस हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लोरीन, फॉस्फेट एंड सल्फेट। दोनों पॉइंट्स एकदम क्लियर होंगे आपको, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही इसके बारे में सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आता है वही सारा डेफिनेशन जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को, कि हमने क्या किया हुआ है, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। कौन सा? जैसे अमोनिया, जो कि आपको मैंने बताया कि मोस्ट टॉक्सिक है। वैसे ही यूरिक एसिड क्या है हमारा? सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। क्या कहानी है इसकी? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमोनिया, वो मेथड जिससे हम अमोनिया को रिमूव करते हैं बॉडी से, उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म, ठीक है। दीपांशु जी ऐसे बीच में मत कूदिए भाई, स्टार्टिंग से चल रहा है चैप्टर, स्टार्टिंग से चलने दीजिए। जब आपने नर्सरी में एडमिशन लिया था तो मैम ने आपको सीधे एप्पल बोलना सिखाया था या पहले ABCD सिखाई थी? है ना? तो थोड़ा सा सब्र कर लो, सब सीखोगे, सबका सब। जितना तुमको नहीं भी चाहिए होगा ना उतना भी नॉलेज दिया जाएगा। चलो जी, तो ये वाले पॉइंट हो गए हमारे क्लियर, कि वो ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो प्रोसेस जिससे कि हम अमोनिया को रिलीज करते हैं बॉडी से, उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म्स। और जो ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। कौन कौन से आते हैं उसमें? बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स, ठीक है। गुड इवनिंग कृष्णा जी, बहुत दिनों बाद दिखे आप। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जो ऑर्गेनिजम्स हमारे यूरिया को रिलीज करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, उनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। और जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है याद करने का, वो है मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस। फिर आता है क्या हमारा? वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को, उनको कहते हैं हम यूरिकोटेलिक, जिसमें हमारे आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स। चलो जी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। क्या कहानी है आगे इसकी? आगे इसकी कहानी वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई।
कि बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या कुछ स्पेशल टाइप के हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जैसे कि फ्लैटवर्म्स, एनालिड्स एंड सिफेलोपॉडेट्स। ठीक है, इसमें हमारे कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है? वो है प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। फिर आते हैं हमारे अर्थवर्म्स एंड एनालिड्स, इसमें हमारे कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है? दैट इज योर नेफ्रीडिया। फिर आता है इंसेक्ट्स, जिसमें बेसिकली आपके सिलेबस में भी है इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कॉकरोच, और उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज योर मॉर्फीजियन टिब्यूल्स। फिर आते हैं हमारे लास्ट में हम लोग, जिसके बारे में तो ये पूरा चैप्टर है, और वो आते हैं किडनी। हाँ जी सौरभ जी, कर दूंगी मैं कल कर दूंगी, बट आज मत करवाइए, ठीक है? क्योंकि अभी मैं लगातार क्या बोलते हैं 4 से 5, 7 से 8, 8:15 से 9:15 एंड 9:30 से, अब तुम लोग मुझे जब तक छोड़ो, और एक क्लास सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, प्लस बीच में 1 घंटे की मीटिंग 3 से 4। ये मेरा पूरे दिन का शेड्यूल था। तो आज के दिन मेरे पास थोड़ा सा काम ज्यादा होता है। अभी तुम्हारी क्लास एंड करते करते ही कितना हो जाएगा? 10:45 हो जाएगा एटलीस्ट। फिर मुझे डिनर करना है, और फिर मेरे को इतना वो नहीं होता है कि मैं आपको नोट्स आज भेजूं, बट हाँ कल के कल मैं आपको एडिट करके ये पूरे भेज दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा बस मैनेज करना पड़ता है। चलो जी, हम लोगों ने एक वर्ड, मैंने आपको शायद नहीं, ये वाला वर्ड अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, बट अब आपको ये क्या है, एक मैं वर्ड का क्या कर रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? यू वेलकम सौरभ जी। क्या है कि जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। थोड़ा सा एक हिंट मैं आपको दूंगी कि होम्योस्टेसिस का रिलेशन किससे है, बट इसके बारे में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आप खुद से लिख के लाएंगे। थोड़ा सा होमवर्क देना मैंने स्टार्ट किया है, और मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजेंगे कि येस यू हैव डन दिस पार्ट। अब आपको पता है कि हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? दैट इज योर किडनी। बाकी और कौन कौन से हैं? स्किन, लिवर, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ कैसे इनका रोल है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है कि हमारे पास कितने 2 किडनी हैं, और वही हमारे ब्लड को भी सप्लाई करते हैं। अब आते हैं कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। एक पेरियूरेटर, ये रही पतली सी जो ये आपकी जाती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हाइलम से कनेक्टेड रहती है। फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे हमारा यूरिन कलेक्ट होता है आई मीन। और लास्ट आता है हमारा यूरेथ्रा, यहाँ से हमारा जो यूरिन है वो क्या होता है? पास आउट होता है, ठीक है जी? चलो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। अब क्या है, आज यहाँ पे दिया हुआ है कि हर एक इंडिविजुअल में, वो तो स्टार्टिंग में ही बता दिया ना, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही किडनी है। चलो जी, फिर क्या जाता है हमारे पास कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे जी वो? जस्ट 1 सेकेंड। अब कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? सारे के सारे अपने आप को म्यूट रखना, जब जरूरत हो तभी बोल अपने आप को अनम्यूट करेगा, उससे पहले कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? चलो जी, क्या कहानी है हमारी कि हमारे हर एक इंडिविजुअल के पास 2 किडनी है। हाँ जी मैम, हमें पता है। कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल साइड में, इसको हम कहते हैं लेटरल साइड, ठीक है? दोनों की दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। हमारा वर्टिब्रल कॉलम चाहता है यहाँ पे, ठीक है? अब आता है क्वेश्चन। चलो जी, थोरेक्स से आपने क्वेश्चन याद कराया। साइना जी क्या हो गया भाई? लास्ट क्लास में हमने थोरेक्स के बारे में पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है? ये होता है थोरेक्स वाला पार्ट, ठीक है? वहां वो आके हमारा क्या हुआ था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। कौन से पॉइंट से डिवाइड हुआ था वर्टिब्रल कॉलम के? वो बिल्कुल सही, T5 बोल सकते हो। मैंने माइक ऑन कर दिया आप लोग, ठीक है? बस अपने आप को वैसे अनम्यूट रखना, जब क्वेश्चन पूछो तब आप बोल सकते हैं। T5 पे आके वो बाइफरकेट कर गया था, राइट? और जिसने भी अभी ये थोरेक्स वाला क्वेश्चन पूछा ना बच्चा जी, आपको क्या करना होगा ना, जो हमने बाइफरकेट, आप हमने जो भी लास्ट चैप्टर किया है ना, उसकी एक बार जाके रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है? चलो जी, अब आ जाता है हमारा कि हमने क्या पढ़ा, 2 किडनी प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है। हाँ जी शाइना जी, पता है बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है, क्योंकि अभी मैं हल्का सा आपको बता दूंगी, बहुत ज्यादा आपको ज्यादा समझ में आएगा नहीं, ठीक है? आपको पता होना चाहिए बस एक थोरेक्स, एक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स
के में मतलब उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और जब वो बाइफरकेट करता है तो वो हमारा प्राइमरी ब्रोंकियाई बना देता है। चलो जी, हम लोग पढ़ रहे थे कि ये वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है, और इनका जो एग्जैक्ट पोजीशन है दैट इज योर T12, L1 एंड L2। अभी के लिए आपको ये भी ऐसे ही रटना है, क्योंकि जब हम लोग ये जॉइंट्स वाला चैप्टर या बोन्स वाला चैप्टर करेंगे उस पार्ट में आपको ये वाला चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। क्या कहता है, वर्टिब्रल कॉलम में हमारे प्रेजेंट होते हैं ये कौन से वाले, T12, L1 एंड L2 में। फिर क्या कह रहा है ये, इन ह्यूमंस राइट किडनी जो होती है ना स्लाइटली लोअर लेवल पे होती है, और हमारी लेफ्ट किडनी जो है थोड़ी सी अपर लेवल पे होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राइट किडनी का जो साइज है और जिसका वेट है वो लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये भी एक पॉइंट है, और दूसरा जो है पॉइंट वो लिवर वाला भी है। ठीक है, चलो जी, दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ये सेकेंड पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे कि ये जो किडनी है वो दिखती कैसी है। पहली पॉइंट तो आपको यहाँ पे खुद से दिख रहा होगा कि जिससे राजमा नहीं खाते आप। हाँ जी, राजमा की शेप में, जिसको हम बीन कहते हैं, बीन शेप में प्रेजेंट होती है और डार्क ब्राउन कलर की ही होती है, जैसे कि हमारा राजमा होता है, विद अ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अभी जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस किडनी के अंदर में ना ऐसे करके मेडुलरी पिरामिड्स, बिल्कुल सही, ये प्रेजेंट होते हैं, और यही हमारे फाइबर के बने होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, कवर करते हैं हमारे पूरे के पूरे कैप्सूल को। चलो जी, आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा और। चलो जी, क्या कह रहा है ये भी हम लोग जनरल ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आज की क्लास आपको मुझे पता है थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, बट नहीं, बोरिंग हम इसको रहने नहीं देंगे। सिर्फ 2 से 3 स्लाइड्स हमें और करनी है, ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे कॉन्सेप्चुअल वाले पे। ठीक है, यहाँ से जो आप लोग याद करके आएंगे, जो कि आपका होमवर्क दिया जाएगा आपको आज की क्लास के लिए। चलो जी, तो थोड़ी बहुत चीजें फटाफट से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको कि ठीक है। क्या कह रहा है ये कि अब ये कह रहे हैं कि हर एक किडनी का जो लेंथ है दैट इज योर 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी थिकनेस है वो हमारी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। मैम डिफरेंस क्या होता है ब्रेथ और थिकनेस में? अरे ब्रेथ मतलब चौड़ाई होती है और थिकनेस मतलब उसकी मोटाई। हाँ, ये तो पता है, बट मैम फिर भी अब देखो इसमें मैं क्या तो डिफरेंस चाहिए? सुनो 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 सैम जी, मैं बताती हूँ। ये मेरा लैपटॉप सॉरी पेन टैब है, ये इसकी लेंथ हुई, ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ हुई, और थिकनेस मतलब हुआ ये वाला पार्ट। ओके। समझ रहे हो कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है, सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर, सपोज के लिए। लेंथ कितनी है, सपोज होगा 8 सेंटीमीटर, और थिकनेस हम कहेंगे इस वाले पार्ट, जो ये पार्ट दिख रहा है, कितना होगा ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर या उससे भी Yes. कम। ठीक है, तो ये पार्ट होता है थिकनेस। आप समझे? Yes, sir. चलो जी, तो समझे तो आगे बढ़ जाओ। ये रहा हमारा किडनी का मेजर। फिर आता है किडनी का वेट कितना है। ऑन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स 125 से 170 ग्राम रहता है, बट बहुत सारी बुक्स में ऑन एन एवरेज भी बताया गया है, दैट इज 145 ग्राम्स के अराउंड ये रहता है। ठीक है, फिर कहता है कि लेटर, अब आता है एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। क्या कह रहा है ये, अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये रहा हमारा किडनी का शेप, आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या बीन शेप होती है। अब यहाँ पे हमारे दोनों शेप प्रेजेंट है। क्या कह रहा है ये कि लेटरल सरफेस ऑफ किडनी आर कॉन्वेक्स। जो ये लेटरल सरफेस है ना, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। आप लोगों ने फिजिक्स में ये वर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम। ये कैसा दिखता है आपको, कॉन्वेक्स है। ठीक है, और जो मीडियल सरफेस है, मतलब जो मिडिल वाला सरफेस है, वो कैसा है हमारा, कॉनकेव है। इसको आप ऐसे बना के याद करोगे। जस्ट वन सेकेंड। कॉनकेव, कॉन्वेक्स कौन सा है हमारा, लेटरल। Lateral. ठीक है, लेटरल सरफेस, और फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव हमारा कौन सा है, ये है हमारा मीडियल सरफेस। चलो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। फिर ये कह रहा है ऑन कॉनकेव मार्जिन, कॉनकेव मार्जिन पे क्या प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे ही एक लॉन्गिट्यूडनल, लंबी सी, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इसका नाम क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइलम. हाइलम। ऐसे ही डायग्राम बना के आप याद करेंगे कि यहाँ पे एक हाइलम प्रेजेंट है। अब इस हाइलम के पास भी ना क्या चीजें हैं, 2 चीजें हैं।
कि इसके पास एंट्री साइड भी है ओपनिंग और एग्जिट साइड भी है। ठीक है, एंट्री साइड किसके लिए है? एंट्री साइड जो है हमारा वो प्रेजेंट होता है किसके लिए? रीनल आर्टरीज के लिए। आर्टरी के लिए। हाँ जी, ठीक है, रीनल आर्टरी। और एग्जिट किसके लिए होगा फिर अपने आप ही समझ रीनल लो, वेन। रीनल वेन के लिए। और इसके अलावा आर्टरी के साथ साथ ये नर्व्स के लिए भी एंट्री साइड है, और ये जो एग्जिट है वो हमारा यूरेटर के लिए भी है। ठीक है, कितनों को ये बात समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई? हमको यस मैम बिल्कुल क्लियर है? चलो जी, यस मैम दोनों पॉइंट इसी बात को, बिल्कुल क्लियर मैम। चलो जी दीपांशु जी, ये तीनों पॉइंट इसी बात को क्लियर करते हैं। फिर आगे ये कह रहा है कि द हाइलम लीड्स टू अ फनल शेप्ड स्पेस, जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। हाइलम जो है हमारा एक फनल शेप्ड स्पेस में आ जाता है, जिसे हमने नाम दिया है रीनल पेल्विस का। चलो जी, क्या काम है इनका, आगे पढ़ते हैं कहानी। अब आ जाओ जी इसके थोड़े से एक इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे। क्या है, अब आपका ये रहा पहला होमवर्क। आज से मैंने थोड़ा नया काम दिया है, स्टार्ट करना होमवर्क। पहला होमवर्क आपका ये है कि आपको क्या कर रहे हैं, इसके 3 बार डायग्राम बना के अपनी कॉपी में मुझे भेजना है। कितने बार? 3 बार, प्रॉपर लेबलिंग के साथ। मैम एक ही फोटो को 3 बार खींच ले। एक आप तो स्मार्ट है सैम जी, उसके अलावा तो कोई स्मार्ट है नहीं दुनिया में। चलो जी ठीक है, एक ये वाला, और दूसरा जो आपने बनाना है जो कि इससे भी कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, वो है ये। यस मैम ठीक है, ये दोनों के दोनों डायग्राम्स मुझे नेपच्यून का शख्स। अगली क्लास आपकी कब होगी? तुम्हारा 16 बैच है, तो ये क्लास होगी आपकी शायद परसों। परसों क्लास में एंट्री करने से पहले पहले आप लोगों का ये जो होमवर्क वाला पार्ट है, एक और मैं आपको होमवर्क वाला पार्ट दूंगी, वो वाले पार्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, शायद मैंने आपको बता दिया है, होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा है ना, ये 5वां जो दिया हुआ है कि होम्योस्टेसिस के बारे में आप 5 पॉइंट लिख के लाएंगे इंपॉर्टेंट, ऑल्दो भी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 3 होमवर्क है। अब देखते हैं कौन कौन करके लेके आता है, वरना ऑनलाइन तो क्लास में मैं क्या ही कर लूंगी, बट यस आई वांट कि आप करें, क्योंकि मैंने सुबह ही बच्चों को दिया था काम, एंड ट्रस्ट मी 7 बॉयज ने, गर्ल्स भी नहीं, क्योंकि उस बैच में, सुबह वाले बैच में सिर्फ बॉयज ही होते हैं, तो सुबह 9 से 10 रहता है। 7 बॉयज ने मुझे काम करके फोटो भी खींच के भेजा है। ठीक है जी, तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। चलो जी, आगे क्या है हमारा, थोड़ा सा अब हमने क्या कर दिया, अब हम पढ़ेंगे किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब एलएस ऑफ किडनी के बारे में। एलएस ऑफ किडनी का क्या मतलब हुआ कि हमने किडनी को क्या किया, ये रही हमारी किडनी, सपोज हमने किडनी को यहाँ बीचों बीच से काट दिया। ठीक है, तो ये कैसे दिखेगी आपको, ये खुल गई हमारी। ठीक है, अब जब खुलेगी तो ये वाला पार्ट जो आपको है ना, ये आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, क्या क्या दिखाई पड़ेगा। पहला आता है द किडनी टिश्यू सराउंडिंग द पेल्विस इज अरेंज्ड इन एन आउटर फंक्शनल लेयर, जिसको हमने नाम दिया है रीनल कॉर्टेक्स, ये रहा, एंड इनर फंक्शनल लेयर जिसका नाम है रीनल मेड्यूला। ठीक है, और बाहर साइड में हमारा क्या है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, अंदर साइड में हमारा मेड्यूला प्रेजेंट है, ये सारे। ठीक है, चलो जी, फिर क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के जो प्रोजेक्शंस है, मतलब कि ये रहा हमारा रीनल कॉर्टेक्स और इसके ये रहे प्रोजेक्शंस। ठीक है, इनटू मेडुला, मेडुला के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टनी। क्या कहा जाता है इन्हें, कॉलम्स ऑफ बर्टनी। कितनों को ये बात क्लियर हो गई? यस मैम क्लियर मैम, क्लियर। चलो जी, बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, वही चीजें हैं आगे, फिर से एक बार देखेंगे हम, पूरा नहीं मिटाती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, दोबारा ही लिखना पड़ेगा इसलिए मैं नहीं रेस कर रही हूँ। चलो जी, क्या कहानी है कि द रीनल मेडुला फॉर्म्स कॉनिकल पिरामिड। अभी जस्ट पढ़ के आए हो कि ये रहा रीनल मेडुला, और ये क्या कर रहा है, कॉनिकल पिरामिड बना ले रहा है, विच प्रोजेक्ट इनटू द रीनल पेल्विस। किसमें प्रोजेक्ट करता है ये रीनल पेल्विस में। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेड्युलरी पिरामिड्स कहा जाता है। मेड्युलरी पिरामिड्स होते हैं, और कितने प्रेजेंट होते हैं ये, उमा जी ऐसा ना करें प्लीज, बार बार स्लाइड्स को रिपीट ना करवाएं, गले में आपकी मैम की दिक्कत है ऑलरेडी, आपको पता है, नेबुलाइजर लेके चल रही है वो भी। चलो जी, क्या कह रहे हैं ये, देख लो एक बार फिर से, कि जो हमारी किडनी है ना,
वो सराउंड होती है, द किडनी टिश्यू सराउंडिंग द पेल्विस इज अरेंज्ड इनटू, जो हमारी इसमें पेल्विस में, मैम को क्यों समझी नहीं कृष्णा जी, प्लीज क्लियर, क्या क्लियर करना है मैम? माय क्वेश्चन रीजन पॉपुलर। कृष्णा आप कहीं जा रहे हो क्या क्लास से अभी? आप मेरी क्लास में ना जब तक आप रहोगे ना, तब मतलब जब तक आप लास्ट क्लास अटेंड करोगे ना, तब तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट थोड़ा सा एटलीस्ट चैप्टर खत्म होने दो। चलो जी, हमने इस बार इसमें जो बात की थी, बच्चे जी जो भी नाम था होमा, आपने पूछा था, तो फिर से एक बार देख लो कि ये जो हमारी किडनी है ये आउटर रीनल कॉर्टेक्स में और इनर में रीनल मेडुला में डिवाइडेड है। ठीक है, आउटर वाला क्या है? रीनल कॉर्टेक्स, और इनर वाला हमारा रीनल मेडुला है। प्रोजेक्शंस ऑफ रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स में, ये रहा कॉर्टेक्स, उसमें ना हमारे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं इनटू मेडुला, मेडुला के अंदर, ये रहा मेडुला, इसके अंदर कुछ प्रोजेक्शंस हैं जिनको हमने नाम दिया है कॉलम्स ऑफ बर्टनी। क्या कहा है? कॉलम्स ऑफ बर्टनी। अगर आपको पता हो तो ये मेडुलरी पिरामिड कितने 8 से 12 के रेंज में ह्यूमंस की जो किडनी होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं मेडुलरी पिरामिड। फिर आता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमेलियन किडनी। बहुत ही अच्छे से आपको ये बात पता है कि कौन सा प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन। फिर ये कह रहा है कि फिर ये कहता है कि यूरिन प्रोड्यूस बाय ईच नेफ्रॉन। आपको पता है कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी में? 1 मिलियन, लगभग 1 मिलियन। ठीक है, अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम क्या है? यूरिन का प्रोडक्शन। अभी बहुत अच्छे से सीखोगे, इनके 4 मेजर फंक्शन है। आज की क्लास में आपको जब तक एंड होगा सेशन आपको क्लियर हो जाएगा ये बात भी। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। और ये प्रोडक्शन करने के बाद क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट में उसको भर देता है। सबसे लास्ट जो हमारा इसका नेफ्रॉन का पार्ट होता है दैट इज योर कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे करके साइड में पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द कलेक्टिंग डक्ट पासेस थ्रू अ पैपिला। कलेक्टिंग डक्ट हमारा कहाँ जाता है? ये रहा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से हमारा ये पास होता है पैपिला में। ठीक है, पैपिला से ये जाता है हमारा किसमें? रीनल कैलिक्स में। किसमें? रीनल कैलिक्स में, जिसको हमने क्या नाम दिया है? प्लूरल कैलिसिस भी कहते हैं इन्हें हम। क्या कहा जाता है? प्लूरल कैलिसिस। फिर आता है द रीनल कैलिसिस ड्रेन यूरिन इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ रीनल पेल्विस। रीनल जो कैलिसिस है ये यूरिन को कहाँ ड्रेन करता है? सेंट्रल कैविटी ऑफ रीनल पेल्विस, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये वाला चार्ट है आपका, ये लास्ट की 3 लाइनों को आपको एक्सप्लेन कर देता है कि नेफ्रॉन हमारा कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से पैपिला में, पैपिला से हमारा माइनर कैलिक्स, कैलिक्स में, या जिन्हें हम प्लूरल कैलिसिस भी कहते हैं, वहां से हमारी सेंट्रल कैविटी ऑफ रीनल पेल्विस में पहुंच जाता है। ठीक है जी, बस ये लास्ट की लाइन आपको देखनी है और आपका मोस्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आता है हमारा, ये आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आप क्या ये होमवर्क एज अ करके लेके आएंगे। होम्योस्टेसिस के बारे में 5 पॉइंट, उसमें से एक जो मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट जो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगी वो क्या है? वो है रिगार्डिंग योर बैलेंस। किडनी के जो इंपॉर्टेंट 3 फंक्शंस हमने बात की है, उसमें सबसे पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन का। किसका फिल्ट्रेशन? सिर्फ अगर आप जैसे द मोमेंट आप वर्ड सुनते हो किडनी, आपके मन में क्या वर्ड आता है? यूरिन। ठीक है, बट किडनी सिर्फ और सिर्फ यूरिन को ही फिल्टर नहीं करती है, बाकी जितने भी फ्लूइड्स होते हैं इंक्लूडिंग योर ब्लड, ठीक है, उसको भी ये फिल्टर करती है। और लगभग ऐसा कहा जाता है कि 180 से 200 लीटर ऑफ ब्लड को ये डेली फिल्टर करती है। और क्या करती है? उनमें से टॉक्सिन्स को, मेटाबॉलिक वेस्ट को और बहुत सारे आयंस को क्या करती है? हमारे यूरिन के रास्ते निकाल देती है। ठीक है, अब आता है दूसरा फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला फंक्शन हमने क्या सीख लिया? फिल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा पॉइंट है? दूसरा आ जाता है इसका प्रॉपर बैलेंस। किस चीज का बैलेंस बनाना? जितने भी हमारे बॉडी में फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका कितना अमाउंट हमारे बॉडी में होना चाहिए, प्लस उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। फिर चाहे वो वाटर हो, चाहे सॉल्ट्स हो, चाहे एसिड्स हो, चाहे आपके बेसिस हो। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसी को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। अब एक लाइन में आपको समझा देती हूँ कि अगर आपको होम्योस्टेसिस, जैसे कि हमने क्या समझा
कि जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है, आप लोग मुझे इसका मतलब बाद में समझाओगे। अभी के लिए ऑस्मोलैरिटी को, अभी के लिए होम्योस्टेसिस का मतलब ये समझ लो कि क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री से, बाहर टेम्परेचर कितना 5 या 6 चल रहा होगा, फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, मेंटेन है। तो इस पर्टिकुलर मेंटेन जो हो रहा है ना हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, कांस्टेंट रखना। ठीक है, तो उसको अब आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि उसका हमारे बॉडी के एक्सक्रीशन से कहाँ से कैसा लेना देना है। थोड़ा बहुत पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है कि जितने भी ये सारी चीजें हैं इनका ये क्या कर रहा है, एक बैलेंस बना के चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होम्योस्टेसिस क्या है, मतलब इसका यस मैम। यस मैम, बैलेंस हुई। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला आ गया फिल्ट्रेशन, दूसरा आ गया बैलेंसिंग, तीसरा आ जाता है रेगुलेशन। अब किस चीज का रेगुलेशन? वही पॉइंट फिर से कि हार्मोन्स, वॉल्यूम, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड या कोई भी फ्लूइड हमारी बॉडी में होना चाहिए और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए। आप लोगों ने क्या ब्लड के बहुत सारे पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, उन सब का कॉम्पोजिशन आपको पता है। तो हर एक का केमिकल मेकअप कौन तय करता है? हमारी किडनी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, फिल्ट्रेशन, बैलेंसिंग एंड रेगुलेशन। याद रहेंगे आपको? यस मैम। यस मैम। फिर आते हैं इनके मेजर फंक्शंस पे। क्या कहानी है? ये हम मेजर फंक्शन किसके पढ़ रहे हैं? ये मेजर फंक्शंस है मैम हमारे नेफ्रॉन के। अगर आपको एग्जाम में, जैसे क्योंकि क्या है ना, आप लोग का अभी आप लोग का जो ये एग्जाम हुआ था इसमें बहुत ज्यादा बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए थे, जो अभी आपका लास्ट संडे एग्जाम हुआ है। तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, अब आपको शायद नहीं पता होगा, एक डाटा स्टूडियो करके हमारे पास होता है। तो हमारे पास ना, अगर आप झूठ भी हमको बोल रहे हो ना कि मैम हमारे इतने मार्क्स आए हैं, बट कुछ बच्चे तो सच भी बोलते हैं क्योंकि वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं मुझे। तो अगर आप झूठ भी बोल रहे हो ना, तो मेरे पास मुझे क्या करना है, सिर्फ अपना बैच नंबर डालना है और पूरे क्लास के बच्चों की मार्क्स की लिस्ट आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं, जो सीखा है हम लोगों ने वो सीखते हैं डाटा स्टूडियो के अंदर। तो अभी हम लोग को ये बताया गया है कि अगर अब हमारी क्लास में 100% बच्चों ने टेस्ट अटेंड किया है ना, तो उसमें से सिर्फ 15 से 20% बच्चे ही ऐसे दिख रहे हैं जो कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो द थिंग इज कि हमको ये बोला गया है कि आप उस चीज को फिगर आउट करो कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप लोग को जहां पे भी किसी चीज में भी कोई दिक्कत आ रही है समझने में या कुछ भी, तो आप मुझे वो बात बताएंगे। ओके मैम। हाँ, क्योंकि हर एक बैच से कुछ बच्चों के नाम हम लोग चाहते हैं कि वो जाएं। एटलीस्ट मैं खुद के बैच से 100+ बच्चों को एक्सपेक्ट करती हूँ कि हाँ उनके नाम हो कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। ऑल्दो जो हमारे उसमें इस बार के जो 2 टॉपर हैं, ऋषभ और एक शैली करके, शैली शर्मा, तो एक तो जो शैली है वो तो मेरे बैच की ही है। ठीक है, तो आई वांट कि और भी स्टूडेंट्स हो जो कि ये ऐसा वाला थोड़ा सा नाम वाम जो है रोशन करें। ठीक है, क्योंकि उनके बारे में ना ग्रुप्स में, मीटिंग्स में डिस्कशन चलता है कि हाँ हमें उन बच्चों पर फोकस रखना है कि कहीं वो बच्चे और भागे ना, उनको किसी चीज का कोई कमी ना हो, किसी भी कंटेंट से रिलेटेड या किसी उससे रिलेटेड। तो प्लीज आप भी अपने आप को, क्योंकि देखो आपसे क्वेश्चंस क्या है, एक एग्जाम में 20 में से 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो शायद आपके सिलेबस से बाहर के होंगे या हमने नहीं पढ़ाए होंगे, जो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पढ़ना। ठीक है, बट हाँ फॉर श्योर है कि वो एनसीईआरटी से ही होंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक बार कंटेंट टीम बनाती है और उसके बाद हम टीचर्स जो होते हैं ना, हम बायो के कितने 6 टीचर्स हैं, 6 के 6 टीचर्स इंडिविजुअली चेक करते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए तो कोई कुछ नहीं कहता कि अगर वो बाहर के होते हैं तो, कि इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है, सो आई वांट कि आप लोग भी प्लीज थोड़ा सा पढ़ें और अपने आप को, आपको पता है आप स्टूडेंट हो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही है कि आपको पढ़ना है, तो अपने नंबर पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। चलो जी, अब आ जाते हैं हम लोग क्या जो पढ़ रहे थे नेफ्रॉन के फंक्शंस पे। कुछ एग्जाम में नहीं याद आ रहा है, ये आपके थ्योरी एग्जाम्स के लिए, तो एटलीस्ट ये 4 पॉइंट लिख दो और इन्हीं को एक्सप्लेन कर दो कि नेफ्रॉन का सबसे पहला जो काम है ना, दैट इज योर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या, किसका फिल्टर? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं घर में, या चाय वाय जो छानते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, प्योरिटीज को इम्प्योरिटीज से सेपरेट करते हैं। ठीक है,
प्योरिटीज को इम्प्योरिटीज से सेपरेट करते हैं। यही काम करते हैं हम, राइट? तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। कि हमारा जो किडनी है वो क्या कर रहा है? किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहा है, ठीक है? और उन्हीं इम्प्योरिटीज को फिर क्या करता है? वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे लेके आता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? रीएब्सॉर्प्शन। वो ट्राई करता है कि जितना भी हमने ये निकाला है ना इम्प्योरिटी से, उसमें भी अगर कुछ बचा खुचा आ गया हो, मतलब गलती से कुछ क्रॉस हो गया हो, तो उसको भी हम क्या कर लें? फिर से यूटिलाइज करने के लायक बना दें। तो उसको हम कहते हैं रीएब्सॉर्प्शन। और फिर लास्ट में तो सेक्रीशन और एक्सक्रीशन हमारे आते ही हैं। तो ये चारों क्या है? मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे नेफ्रॉन के। चलो जी, फिर आ जाता है हमारा क्या कि कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑल्दो इरिथ्रोपोइटिन और कैल्सिटोनिन के बारे में आप बहुत ज्यादा जो इसका इन्वॉल्वमेंट है किडनी के रेगुलेशन में, जब हम यूरिन फॉर्मेशन करते हैं तो इनका इन्वॉल्वमेंट आप ज्यादा नहीं देखेंगे। बट यस, रेनिन और प्रोस्टाग्लैंड, इनके बारे में सुनेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक रखते हैं रेनिन का। और अगर आपने शायद सुना होगा, यस मैम, सुना रेनिन, एंजियोस्टेन, रेनिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है? इसका मतलब है सैम जी, आपका जो पढ़ाई चल रहा है ना वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इस टाइम पे आपको इन हार्मोन्स के काम समझ में आएंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैं ऑल्दो सिर्फ बायो केमी चल रही है बस, फिजिक्स में तो मर गया मैं। कोई नहीं सैम जी, इस फिजिक्स में सबका यही हाल रहता है, बट कोई नहीं, फिजिक्स में मैम एक एटलीस्ट रेनिन लिख वो के आ जाओ। एंजाइम भी होता है ना जो वो बेबीज के लिए होता है। किसका क्या होता है पीहू? मैम एक एंजाइम भी होता है ना रेनिन, जिससे मैम जो छोटा बेबी होता है जैसे ऑफस्प्रिंग, उनमें होता है मिल्क डाइजेस्ट करने के लिए। यार मैंने पता इतनी ज्यादा डॉक्टरी वाला नहीं किया है, मैं एक बार देख के बता दूंगी, बट या अभी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज पे। ठीक है, तो मैं एकदम कमिट नहीं करूंगी, बट मैं हाँ देख के फॉर श्योर आपको बता दूंगी। देखो जी, फिर हमारे आते हैं क्या? हार्मोन्स। रेनिन, रेनिन का यूजुअली जो काम है दैट इज व्हाट? योर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये बीपी को रेगुलेट करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वाला हार्मोन है वो है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। क्या काम है ये? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, यूट्राइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। फिर आते हैं हमारे एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जैसा ही वो नाम बोल रहा है वैसा ही उसका काम। एरिथ्रोपोइटिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये एरिथ्रोसाइट से मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है? तो एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा आता है कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन का काम क्या है? जैसा उसका नाम वैसा ही उसका काम, कि कहीं ना कहीं ये कैल्शियम के लेवल को एक्टिवेट कर रहा होगा हमारी बॉडी के अंदर। तो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को। अब इनका काम क्या है, कैसे है, वो अभी आप सीखोगे। चलो जी, अब ये रहा आपका होमवर्क वाला पार्ट, कि आपको क्या करना है? ये वाला पार्ट आपको याद करके आना है। क्या है इस पार्ट में? देखो जी, हमने पढ़ा है क्या कि किडनी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है यूरिन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो और भी बॉडी फ्लूइड एंड स्पेशली ब्लड को भी सप्लाई करती है, ठीक है? सप्लाई इन द सेंस कि उसकी प्योरिटीज इंप्योरिटीज को ये कहते हैं जब छांटती वाटती है। मैम फॉर्मेशन में भी तो हेल्प करती है मैम ब्लड की। मेमोरी, हाँ जी, ये तो पता है श्रीनिवास जी। क्या कहा आपने सैम? कुछ कहा था? मैम ब्लड फॉर्मेशन में भी तो हेल्प करती हाँ है जी, मैम बिल्कुल किडनी। फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ब्लड के फॉर्मेशन में, सप्लाई में, हर एक चीज में हेल्प करती है। अब देखो जी, कहानी क्या चल रही है? कहानी हमारी ये चल रही है कि अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड पढ़ा था हाइलम, ठीक है? जिसको मैंने क्या कहा था? कनेक्टिव जंक्शन है ये, ठीक है? ये क्या करता है? यस इसके मैम। पास क्या है? एंट्री साइड भी है और एग्जिट साइड भी है। अब कैसे? अब एंट्री साइड हमारा क्या प्रेजेंट है? एंट्री साइड हमारा है रीनल आर्टरी। क्या है? रीनल। रीनल आर्टरी। और एग्जिट साइड है हमारा रीनल वेन, ठीक है? तो यही रहा हमारा हाइलम का। देखो कि यहां से हमारा ब्लड क्या है? रीनल आर्टरी हमारा ब्लड लेके आ रही है। रेड कलर से दिखा देते हैं और क्लियर दिखेगा कि रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके आ रही है, और ये रीनल आर्टरी से सेगमेंट आर्टरी, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी में पहुंचेगा। और जो मेन लाने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल। कौन कर रहा है? एफरेंट आर्टरी। तो रीनल आर्टरी से में ब्लड एंटर कर रहा है,
रेनल आर्टरी के थ्रू, बट लाने ले जाने का काम कौन है? लाने का काम है एफरेंट आर्टरियोल का और ले जाने का काम है एफरेंट आर्टरियोल का। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। चलो जी, अब जैसे जैसे ये 2 पॉइंट्स बीच के दिए हुए हैं ना, वही पॉइंट्स आपके यहाँ पे मैम पड़े हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बारे में बता देना। 2 मिनट सर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर हुआ, सेगमेंट आर्टरी के थ्रू आया, इंटरलोबुलर आर्टरी में आया, लेके लाने का काम किसने किया? एफरेंट आर्टरियल। अब ये आते हैं हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। कहाँ प्रेजेंट है ये? कृष्णा जी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? मैं एक्चुअली फोन मेरा इधर दिखा रहा है मैम, इसमें डायमीटर का भी डिफरेंस होता है। हाँ जी बिल्कुल, तभी तो उसी के बेसिस पे तो ये डिफरेंशिएट हुए हैं, इसी बेसिस पे तो डिफरेंशिएट हुए हैं बच्चा जी। अभी पढ़ोगे, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दो। रीनल आर्टरी का जो वो होता है ना डायमीटर, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और रीनल वेन का कम होता है। पढ़ोगे अभी आगे क्लास में। यस मैम, ब्रॉड नैरो। हाँ ब्रॉड होते हैं, ये थोड़े से नैरो होता है। क्या है इनका कि ये कहाँ पे लेके आए हैं? ये लेके आए हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज किससे मिलके बनी हुई? ये बनी हुई है, ये पैक्ड है एक्चुअली हमारे किसमें? ये पैक्ड है हमारे बोमेन्स कैप्सूल में। ऐसे ही कुछ होता है बोमेन्स कैप्सूल, इनवैजिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ, बाहर वाले का अलग काम, अंदर वाले का अलग। इसको हम इस जो अंदर वाले सेल्स होते हैं, क्या कहा जाता है इन सेल्स को? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, क्यों सैम जी? व्हाट सर? क्या चीज? हमने सुना नहीं सुना होगा बिल्कुल, बहुत। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे से, और जिस तरीके से मुझे लग रहा है तो आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने जरूर सुना होगा कि जो इंटरनल साइड में इनवैजिनेटेड सेल्स होते हैं, क्या कहते हैं उनको? एपिथेलियम एंड पोडोसाइट्स। पढ़ोगे अभी इसके बारे में, मतलब मैं तो आपको पढ़ाऊंगी, जिन लोगों ने पहले से किया हुआ है थोड़ा बहुत तो उन्होंने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा पढ़ा है। हाँ जी पढ़ा होगा, ऑब्वियस है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोमेन्स कैप्सूल, उसके अंदर हमारे ये प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लोमेरुलाई। चलो जी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जिन्हें हम कहते हैं या ग्लोमेरुलर कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। यहाँ से ब्लड कहाँ पे गया? यहाँ से ब्लड आया है। ब्लड क्या है यहाँ से बच्चा जी? आया है। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोमेरुलर आर्टरीज में वही फिल्टर हुआ और फिर इसको इफरेंट आर्टरियोल लेके जाएगी कहाँ? रीनल वेन के पास। बीच में वही हमारा इंटरलोबुलर वेन होगा और सेगमेंट वेन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। नेफ्रॉन के बारे में ये बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे, फटाफट से खत्म करेंगे इस वाले पार्ट को। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, पता है हमें। इसका जो आपको अभी जस्ट मैंने बताया, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कितना, यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस होती है ना, इनकी जो वॉल्स होती हैं, वो 20 से 60 मिलीमीटर के बीच की होती है। जो इसका अंदर का जो ये आपको दिख रही है ना डिफरेंट, हाँ जी श्रीनिवास जी, उसका डायमीटर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, वो 20 से 60 मिलीमीटर के बीच का होता है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि एपिथेलियल ट्यूब का जो ये लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 20 से 60 मिलीमीटर इनका डायमीटर है। हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने? 1 मिलियन। ठीक है, अब सोचो कितने पास पास ही रहते होंगे। एक नेफ्रॉन को हम 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, दूसरा हमारा डिस्टल नेफ्रॉन, और बीच में आता है लूप ऑफ हेनले। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में हमारे कौन कौन से आते हैं? बोमेन्स कैप्सूल और हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, पीसीटी जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। लूप ऑफ हेनलेस में कौन से आते हैं? दोनों, असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लूप। फिर डिस्टल नेफ्रॉन में हमारे कौन से आते हैं? डीसीटी और हमारा क्या? डिस्टल, वही डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हमारा कलेक्टिंग, जहां पे हमारा सारा का सारा यूरिन जो है फाइनली कलेक्ट होता है। ठीक है जी, कितनों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? तीनों रीजन इसके, या थोड़ा सा फास्ट चला गया? क्लियर है। बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए सैम जी आपने तो पढ़ा हुआ है इसलिए आपको क्लियर है। बाकी लोग? यस मैम चलो जी, ये रहा आपका होमवर्क का दूसरा वाला पार्ट। क्या करना है आपको? 3 बार ये डायग्राम आप बना के लाएंगे, 3 टाइम्स। ओके मैम। ओके मैम।
आप लोग मुझे फोटो भेजेंगे, बता रही हूँ मैं आपसे, मैं सबके मैक्सिमम के लोग के नाम जानती हूँ क्लास में। अब देखो, जाते जाते बस एक ये लास्ट कॉन्सेप्ट लिख के जाओ, सो दैट हम जब नेक्स्ट क्लास में एंट्री करेंगे ना, तो आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा जब मैं चीजें समझाऊंगी तो जल्दी समझ में आएंगी। क्या कहानी है इसकी, कि हमारा जो फ्लूइड है, स्पेशली यूरिन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, कि हमारा जो फ्लूइड है वो नेफ्रॉन में कैसे घूमता है। एंटर करेगा वो ग्लोमेरुलस में, थोड़ा सा इसका टंग ट्विस्टर रहता है, वो आई गेस सबको रहता होगा। ग्लोमेरुलस के थ्रू एंटर किया, फिर आएगा बोमेंस कैप्सूल में, वहां से जाएगा पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिप्यूल्स, वहां से आएगा पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, फिर पीसीटी के बाद आएगा ये डीसीटी में, डीसीटी के बाद ये कलेक्ट होगा कलेक्टिंग। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ग्लोमेरुलस, देखो जी 2 बार पढ़ोगे अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, फिर वहां से पीसीटी, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर यहाँ से पीसीटी था तो यहाँ पे डीसीटी, और फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। कितनों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ये? यस मैम क्लियर हो गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बस ये आपको पॉइंट्स बीच वाले याद रखना कि ये बीच में है, यहाँ पीसीटी तो यहाँ डीसीटी, यहाँ बोमेंस कैप्सूल, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट। और स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस से। सैम जी आपको मुझे पता है, आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको मुझे पता है कि क्लियर होगा। चलो जी, ये रहा आज की क्लास का हमारा शायद से लास्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट क्लास हमने कल सब में यहीं से स्टार्ट करनी है, तो तुम्हारे साथ भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलो जी, ओके मैम। ओके मैम। क्या है नेफ्रॉन? नेफ्रॉन को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही 2 पार्ट्स में पढ़ा था। पहले पढ़ लेते हैं प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन के बारे में। क्या कह रहा है ये, एट द प्रॉक्सिमल और क्लोज्ड एंड, कैसा होता है, क्लोज्ड एंड of nephron is expanded and curved inwardly to form a double walled cup shaped domain। इतनी सारी अंग्रेजी समझने से अच्छा है आपको क्या समझना है कि हमारा जो प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन है ना, वो कैसा है, वो एक इनवैजिनेटेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, बोवेंस वुमन कैप्सूल। डबल वॉल्ड है, ठीक है मैम, डबल वॉल्ड है, कप शेप है, हाँ जी मैम कप शेप है। और क्या कर रहा है, नेफ्रॉन इज एक्सपेंडेड, नेफ्रॉन ही होते हैं नीचे, यहाँ पे कहाँ गया स्ट्रक्चर, ये रहा, ये सारे नेफ्रॉन ही है, नेफ्रॉन ही ये आगे जाके एक्सपैंड हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, तो यही हमारा क्या बना। स्क्रीन पॉज हो रखी है मैम। नहीं जी, बिल्कुल भी पॉज नहीं हुई है भाई, क्लियर है मैम, सही है। मेरे भी उसमें चल रही है साथ में मनीषा, ठीक है। और ये रहा हमारा क्लोज्ड है ये, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बंद है। अब इसके अंदर हमारे क्या है, टफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। दूसरा कलर कर लेते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है हमारा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या है ये, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उनका नाम है हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है। डायमीटर, अभी जो आप बात कर रहे थे, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो कि लेके आती है ब्लड को या किसी भी फ्लूइड को, वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मॉर्फिजन कॉर्पिकल्स। अब इनकी कहानी क्या है, कुछ अलग नहीं है, ये भी इसी से मिलता जुलता है। क्या कह रहा है ये, कि ग्लोमेरुलस एंड इट्स सराउंडिंग बोमेंस कैप्सूल टुगेदर फॉर्म दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। मतलब कि इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, मॉर्फिजन कॉर्पिकल्स कहते हैं। अभी स्टार्टिंग में किसी ने क्या कहा था, मॉर्फिजन ट्यूब्यूल्स जो हमारे अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो इसी से मिलता जुलता वाला पार्ट ही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, मॉर्फिजन कॉर्पिकल्स, ठीक है, ये रहे। और उसके बाद क्या है कि आउटर वाले को हमने क्या है, यही चीज जो मैंने आपसे सैम जी उस टाइम पूछी थी, कि आउटर वाला जो है इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि आउटर जो वॉल है बोमेंस कैप्सूल की, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट एंड स्क्वैमस सेल से मिलकर बनी होती है, फ्लैट चौकोर स्क्वैमस सेल, स्क्वैमस एपिथेलियम। अंदर की जो प्रेजेंट होती है ना, इनवैजिनेटेड वॉल। इनवैजिनेटेड मतलब कि जैसे ये हमारा एक लाइन नॉर्मली चल रही है, इनवैजिनेशन का मतलब होता है अंदर की तरफ मुड़ जाना, ठीक है, ऐसे यही वाली है, और यही अंदर की तरफ क्या होगी, हल्की सी मुड़ गई है, इनवैजिनेट कर गई, अंदर को धस गई है। तो अंदर वाले टाइप्स के जो सेल्स होते हैं ना, इधर वालों को, इनको हम कहते हैं पोडोसाइट, ठीक है। और ये आज की क्लास का हमारा क्या था, लास्ट
आपके लिए लर्निंग वाला पॉइंट। और मैम बीच में स्लिट पोर्स भी तो होते हैं। हाँ जी, बीच में स्लिट पोर्स भी होते हैं। ठीक है जी, चलो जी, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग को जो मैंने 3 होमवर्क दिए हैं, आई होप कि आप लोग क्या है वो सारा का सारा काम करके लेके आएंगे। ओके मैम। चलिए जी, तब तक Yes, के ma'am. बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। आप लोग Yes, क्लास ma'am. को लीव कर सकते हैं और नोट्स जो है मैं वो प्लीज कल भेज दूंगी, अभी के लिए कोई मत कहिएगा। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं। बाय शगुन, बाय राहुल। बाय मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम, श्रुति, टेक केयर। होमवर्क श्रीनिवास जी, होमवर्क जो है वो आपको मैंने दिया है, होम्योस्टेसिस क्या होता है ये आपको थोड़ा सा पढ़ के आना है, 4 से 5 बाय मैम। इंपॉर्टेंट है। बाय दीपांशु जी। और आपको नेफ्रॉन का डायग्राम और किडनी का डायग्राम प्रॉपर लेबलिंग के साथ बना के मुझे व्हाट्सएप करते हैं। दैट्स योर होमवर्क। बाय सैम जी। बाय होमा, गुड नाइट। ओके मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट दीपांशु। शुभ रात्रि श्रीनिवास जी। बाय बाय श्रीनिवास जी, थैंक यू फॉर कमिंग ज्वाइनिंग द क्लास। प्रेसेप्टर जी कैसी हैं आप? क्लास में बिल्कुल बोलती नहीं हो आप प्रेरणा, बाकी क्लास पूरी इंटरेक्ट करती है, आप भी इंटरेक्ट किया करो थोड़ा सा। शायना, आप पीहू, प्रेरणा, आपको कुछ पूछना है क्या?